हेलो, कैसे हैं आप लोग? ज़रूर अच्छे होंगे। और आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल द सृष्टि क्लासेज पर। आज के सेशन में है विगत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार एसएससी एग्ज़ाम जो 26 नवंबर और 27 नवंबर को होने वाले हैं, आज उसके लिए हम लाए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ हम लोग कुछ मैथ के पूछे गए प्रश्न को करेंगे और बिहार एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके ट्रेंड को समझने का प्रयास करेंगे कि वह किस प्रकार के प्रश्न को पूछा करते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हमको यह जानना होता है कि उसका ट्रेंड क्या है, वो किस प्रकार के प्रश्न को पूछ रहे हैं, कब कब उसने किस प्रकार से कुछ चेंजिंग लाए हैं। तो उस एनालिसिस को करने के बाद हम आपके लिए लाए हैं आज एक छोटी सी क्लास, लेकिन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। अच्छे प्रश्न होंगे और अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या की जाएगी। प्रश्न कम होंगे लेकिन आपके पास जानकारी काफ़ी अधिक मिलेगी। एक रिक्वेस्ट, क्लास प्रारंभ करने से पहले अपने दोस्तों को जोड़िए, अधिक संख्या में जोड़िए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर आए जो आपके लिए कारगर साबित होगी, आपको सफलता तक जरूर पहुंचाएगी। बिना समय गवाए हुए हम बढ़ते हैं क्लास में। आपके लिए पेश किया जाता है आज का पहला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, आप भी प्रश्न को पढ़िए। देखिए दोस्तों, प्रश्न कर रहा है कि ए, बी, सी और डी के साथ में ई है जो 5 लगातार विषम संख्या हैं, जबकि ए और डी का योगफल 148 है, तो सी का मूल्य क्या होगा। इनकी वैल्यू पूछा जा रहा है कि सी का वैल्यू क्या होगा। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यहाँ कुछ समझने की बात है। प्रश्न को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उसके कॉन्सेप्ट से सीखेंगे कि प्रश्न कैसे बनाए जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, यह मायने नहीं रखता है। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके सामने प्रश्न कुछ भाषा के माध्यम से घुमा हुआ रह सकता है और आप वहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। प्रश्न को पढ़िए। 5 लगातार विषम संख्या दी गई है। जब कभी भी, पहले कॉन्सेप्ट की बात है ये, जब कभी भी, अब स्क्रीन पे सही से प्रश्न आ रहा होगा। जब कभी भी आपके सामने यह प्रश्न आए, लगातार क्रमिक सम संख्या या विषम संख्या दी गई हो, तो सर्वप्रथम आपको यह करना है, आप जब भी सम संख्या लिखते हैं तो प्रथम सम संख्या है 2, अगली संख्या 4, 6, 8। आप क्या देख रहे हैं, प्रत्येक संख्या के बीच 2 का डिफरेंस है। उसी प्रकार प्रथम विषम संख्या 1, अगली 3, अगली 5, 7, 9 प्रकार से बढ़ रहा है। डिफरेंस कितना का है, 2 का। तो जब भी प्रश्न लिखा जाएगा उसको हम सॉल्व करेंगे तो सर्वप्रथम यह देखना है कि कितने संख्या दिए गए हैं, 5। तो यदि हम मानते हैं कि वो संख्या x है, प्रथम संख्या यदि आप x रखते हैं तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, x+2। उसकी अगली क्या होगी, x+4। फिर अगली क्या होगी, x+6 और उसके लास्ट वाली 5वीं संख्या x+8। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 संख्या हो गए। कहने का तात्पर्य है आपको इस प्रकार लिखना नहीं है। एग्जाम में उतना समय नहीं होता है, समय तो काफ़ी है अभ्यास के लिए, लेकिन सभी एग्जाम्स में उतने समय नहीं होते हैं। आपको एक्टिव रहना पड़ता है। 5 लगातार विषम संख्या दी गई है और या यहाँ 5 लगातार सम संख्या होता तो भी आप टेबल देखिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए,
10 होता है, लेकिन हमको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ 5 दिया हुआ है, आपको एक कम 4, 4 को 2 से गुना कर दिए, कितना होगा 8। डिजिट में वैल्यू कितना होगा 8। संख्या कितनी है 5, 5x प्लस 8। एक ये हो गया। यदि दिया हुआ था कि उसका कुल योगफल इतना है तो वो देख लेते, यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं। लेकिन प्रश्न हमारे यहाँ कुछ घुमा हुआ है, कह रहा है जबकि ए और डी का योगफल कितना है 148। तो जो बेसिक है कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे इसमें ए और डी इसको ऐड करना है। पेन का कलर चेंज कर देते हैं कुछ देर के लिए। यहाँ देखिए अब ए और डी, x और x प्लस 6, कितने x 2x प्लस 6, कितना हो गया जोड़ने पर 2x प्लस 6। वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ ए और डी का 148, 148। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 6 आया इस साइड माइनस हो के प्लस में यहाँ पे है 142 होगा, किसके बराबर 2x के बराबर। 2 आएगा यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग हो जाएगा, तो ये 2 इस साइड आ गया इस तरफ, ये हो गया 71। जल्दबाजी में विद्यार्थी क्या करेंगे 71 ऑप्शन में है वहाँ क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अफसोस होता है एक प्रश्न का बहुत वैल्यू होता है, जल्दबाजी नहीं करनी है। x का वैल्यू आया, x कौन सी संख्या है प्रथम संख्या है, पूछा क्या जा रहा है c का मूल्य क्या है, c मतलब तीसरी संख्या x प्लस 4, x प्लस 4 पूछा जा रहा है। तो x का वैल्यू 71, इसमें 4 ऐड किए कितना हो गया 75। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर अब खोजना है 75 को, c का वैल्यू कितना है 75। आप देख सकते हैं 75 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। आंसर क्या हो गया ए। जल्दबाजी में अगर 71 देखते तो 71 देखिए कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में था। जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ गए होंगे, बेसिक समझना जरूरी है। प्रश्न कितना भी अगर घूम के भी आएगा प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हमारी टेक्निकल टीम कुछ वर्क कर रही है, इस टेक्निकल जो भी प्रोग्राम होता है उसको कंडक्ट करने में। नया सेटअप है, उसको सही तरीके से तैयार किया जा रहा है। आज आपके सामने कुछ बेहतरीन पेशकश हो रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा प्रतीत हो रहा है। आज बोर्ड भी सही से काम कर रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे हर चीज़ सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 थी। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन को सही तरीके से पूर्णतः पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं। आप 10 सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ने में दे सकते हैं, बिहार एसएससी में उतना समय रहता है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात सर्वप्रथम देखिए, ये है ए और ये है बी। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:4। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात कितना है 4:3। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक तरीके से, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। प्रश्न कितना भी कठिन बनाया जाए लेकिन आप उसको बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम चलते हैं बेसिक से। फर्स्ट तरीका बेसिक तरीका, उसके बाद जो होगा ट्रिक, आजकल के ट्रेंड हैं वो बतलाए जाएंगे आपको। हम मान लेते हैं कि वो अनुपातिक राशि x है।
यहाँ x रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x, यह क्या होगा 4x। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात हो गया 5x और बी का 4x। कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व 2 माइनस कर दिए, कितना के बराबर है 4:3 के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 15x माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू 4 4 जा 16x माइनस 2 4 जा 8। यहाँ पर देखिए 16x प्लस में है, ये 15 को साइड भेज दिए, 16x माइनस 15x इक्वल टू ये 8 जो माइनस में है इस तरफ देख रहे हैं, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 6 का माइनस हो गया, नहीं रहेगा। तो 16 में से 15x घटा दिया जाए तो क्या बचेगा x और 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू क्या आया 2 आया। पूछा क्या जा रहा है कि a की वर्तमान आयु कहाँ पे है a की वर्तमान आयु आप देखिए a की वर्तमान आयु कितनी है 5 को कितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से, क्योंकि x का मान क्या आया 2 गुना करके क्या हो गया 10 ईयर्स। कहाँ है 10 ईयर, या ऑप्शन नंबर बी, समझ गए 10 ईयर्स इसका जवाब होगा। अब हम चलते हैं, आपको बताया जा रहा था अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि ट्रिक भी होता है इसका, बेसिक समझ गए। अब ये देखिए 4 3 2 वर्ष पहले का है और 5:4 आज का है, कितना का डिफरेंस है जी 1 का। कितने वर्ष पीछे जाने पर 2 वर्ष पीछे जाने पर, तो 1 जो है ये 1 का वैल्यू क्या हो गया 2, एक यूनिट दर्शा रहा है 2 वर्ष को। आज का यूनिट क्या है ए के लिए 5, क्या हो गया 5 × 2 इक्वल टू 10 ईयर्स आ रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, ट्रिक आप जानते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आप ये 30 सेकेंड लीजिए इसको बनाने के लिए। परीक्षा में जब भी प्रश्न आए तो उस प्रश्न पत्र को पढ़िए, जल्दबाजी में नहीं रहना है, अंतिम तक प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या मांग रहा है। कभी कभी होता क्या है आप ढेर सारे प्रश्न को पढ़ के जाते हैं, लेकिन प्रश्न वहां अंत में कुछ और पूछ देता है। प्रारंभ से लगता है कि प्रश्न ये पूछने वाला है और प्रश्न अंतिम में कुछ और पूछ देता है। इसीलिए प्रश्न पत्र को जब भी पढ़े पेशेंस के साथ पढ़िए और अंत तक पढ़िए। क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यहाँ मांग क्या रहा है कितना वर्ष समय। फर्स्ट वाक्य जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस पर यहाँ तक, इसमें क्या कर रहा है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो फर्स्ट में तो टाइम है 5 ईयर्स, मूलधन का ब्याज तो मूलधन हम मान लिए 100 रुपया, फिर कह रहा है कि उसका जो एसआई है वो इसका 40% है, 100 का 40% 40 रुपया, समय हो गया, मूलधन हो गया, एसआई हो गया। हमको क्या चाहिए पहले रेट। देखिए रेट का सूत्र होता है, पहले जो ये इसका बेसिक है, तो बेसिक में हम लोग जब भी आप पढ़े होंगे तो रेट का होता है 100 SI P × T, लेकिन जो SI बनता है इसका होता है RT%, इसको भी याद रखना है। यहाँ जल्दबाजी में कुछ
सूत्र लिखने में, फार्मूला बिठाने में गलत नहीं करना है, सही तरीके से फार्मूला बैठाते हैं। चलिए, SI कितना दिया हुआ है? SI 40 रुपया है। R हमको निकालना है, T कितना है? 5। अब आप इसको देखिए, यहाँ से R का वैल्यू क्या हो गया? 8%। अब प्रश्न पूछ रहा है कि कितने वर्षों में यही मूलधन का ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जो ये मूलधन हमने 100 माना है, तो SI भी 100 हो जाए, है ना। तो SI कितना होना चाहिए? 100। इसी सूत्र पे चलते हैं। SI 100, SI बराबर RT%। R कितना अभी आया है? 8। T निकालना है, तो जब T बराबर 100/8 आएगा तो क्या होता है? 12 गुना 8 96 होता है, 12.5 वर्ष। तो आधा वर्ष का मतलब क्या होगा? 6 मंथ। तो ये देखिए कहाँ पे है 6 मंथ्स? ऑप्शन नंबर C। कोई परेशानी नहीं हो रही होगी समझने में? लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमको समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप वीडियो फिर से देख सकते हैं अगर कहीं समझ ना आया हो, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अभी पूरे स्लोली चल रहे हैं, धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1877 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात करें। यहाँ देखिए वर्गों का योग दिया हुआ है। पहला प्रश्न जो था वहाँ पर क्रमिक दिया हुआ था, लगातार दिया हुआ था, उसमें कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं किया हुआ था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे एडिट किया हुआ है। यहाँ वर्गों का योग दिया हुआ है। जब प्रश्न में वर्ग का योग दे दे, यदि आप प्रथम संख्या को x मान लेंगे तो आप वहाँ प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि वह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और वहाँ पर आपको अधिक समय खर्च करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा इक्वेशन आ जाएगा कि जहाँ पर आप ये सोच नहीं पाएंगे कि इसका क्या वैल्यू निकाले, कैसे इसको खंड करें। इसीलिए इसके हर जोड़ का एक तोड़ होता है। इस जोड़ का यह तोड़ है कि आप मिडिल को x मानिए। यहाँ कितने दिए हुए हैं? 3। एक यहाँ बैठेगा, दूसरा यहाँ संख्या, तीसरा यहाँ। हमने बीच वाले को x मान लिया, ठीक है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या है तो x - 1 ये रहा होगा, x + ये 1 होगा। कहने का तात्पर्य यदि मान लीजिए यह 10 है तो यह 9 होगा और यह 11 होगा। कैसे हुआ? तो ये x - 1 हो गया, 10 में से 1 घटेगा, और यह x + 1 हो गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, प्रश्न पे। प्रश्न कहता है इनके वर्गों का योग। यदि हमने इनको वर्ग कर दिया और फिर इनको जोड़ा जाए तो हम इनको वर्ग करके लिखते हैं। ये हो गया x², a - b का होल स्क्वायर पे है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। यह x का स्क्वायर हो गया, प्लस इसमें प्लस है a + b का होल स्क्वायर पे। सूत्र जानते ही होंगे आप लोग, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है। अब यहाँ देखिए, पेन चेंज कर लिया जाए, ये -2x है और यह +2x है, कैंसिल हो गया। x², एक यहाँ और एक यहाँ, कुल कितने? 3x²। यहाँ 1 है, देख रहे हैं, और यहाँ 1 है, दोनों को जोड़ दिया गया, कितना हो गया? 2। 3x² + 2 = कितना हो गया? वैल्यू कितना दिया हुआ? योगफल 1877, 1877, ठीक है, 1877।
अगर यह 2 इस साइड आएगा तो माइनस होगा। यहाँ हमको क्या मिल रहा है 3x² इक्वल टू 1875। इस 3 से यह कटेगा, देखिए 3 से 6 18 होगा, ये पूरा कट गया 625 से। x² का वैल्यू 625 है। अब सोचिए कि 625 का वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि यह जब स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 625 का वर्गमूल 25 का वर्ग कितना होता है 625। अब देखिए मांग क्या रहा है, तो मध्य की संख्या, तो मध्य की संख्या तो 25 हो गया। यदि यहाँ यह पूछा जाता कि पहली संख्या क्या है तो 25 में से एक कम होता 24। यदि अगली संख्या पूछा जाता तो 26। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो बनाया जा सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे बिना आपका समय गवाए। चलिए देखिए कथा है कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट से एक पुस्तक को बेचने में 25% लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है। यहाँ थोड़ा सा एडिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है ना क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, यहाँ और लिखा हुआ है बीच में, वो मिसप्रिंट है टाइपिंग में। चलिए सबसे पहले हम मानते हैं कि अंकित मूल्य को मान लिया हमने 100 रुपया, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बस यह रखना चाहिए आपको माइंड में कि जो परसेंटेज से जल्दबाजी में उसको सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ से वो कटने में दिक्कत ना करे, उस टाइप का वैल्यू रखना चाहिए। तो अंकित मूल्य 100 रुपया हो गया, 10% है, आसानी से निकल जाएगा। यदि अंकित मूल्य कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया रखा हुआ है उस पर, और उसको हम 10% की छूट के साथ बेचते हैं तो कितना में बिकेगा 90 में। प्रश्न कहता है कि 90 में बेचने से हमको 25% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पर आप कहिएगा सर 90/125 क्यों लिख दिए, तो ऊपर में आप रखिए कि कितना में आप बेच रहे हैं, और नीचे में यहाँ होता है 100 प्लस माइनस लाभ हानि। ऊपर में आपका विक्रय मूल्य, नीचे में आपका जो अंकित मूल्य है यह, यहाँ परसेंट 100%, उसमें आपको लाभ या हानि होता है वो, ये 100 अंकित मूल्य नहीं है। यहाँ पर आपको परसेंटेज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर आपने क्या किया 25% लाभ होता है, तो प्लस के साथ जाएगा प्रॉफिट, 125 हो गया। क्या निकालना है अंकित मूल्य। यहाँ देखिए प्रश्न में अंकित मूल्य का अनुपात पूछा जा रहा है। यदि विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य करते, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो हम अंकित मूल्य निकाल रहे हैं कि आखिर वो क्या आता है। पच्चीस से ये गया 4, 25 से ये गया 5, 5 से ये गया 18, 18 को 4 से गुना किए कितना हो गया 72 रुपया क्रय मूल्य। 100 रुपया अंकित मूल्य माने थे, क्रय मूल्य 72 रुपया आया है, विक्रय मूल्य 90 रुपया आया है। आप देखिए कि 72 रुपया के वस्तु को अगर 90 में बेचते हैं तो क्या 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब ये ना कि 1/4, 1/4, तो 72 का 1/4 कितना होता है 18। अगर हम 72 में 18 जोड़ते हैं तो क्या 90 आता है। ये तो आप मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट की बात है। 25% 1/4, 72 का 1/4 18, 72 में 18 ऐड किए 90। तो हमने जो माना था यह
अंकित मूल्य 100 और 100 में 10% डिस्काउंट के बाद वो 90 में बिकता है, यह सही है। अगर यहाँ पे कुछ क्रय मूल्य आता है और उस पर एडजस्ट नहीं होता, अंकित मूल्य को सूटेबल नहीं करता, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, उसको भी फिर इसी प्रकार से कंपेयर करते हैं, जैसे अभी यहाँ पर कंपेयर किया गया है। उस टाइप का प्रश्न आएगा तो वहाँ इस पर डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन संभवतः इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पूछे गए, आपके लिए लाया गया है, सभी पूछा हुआ प्रश्न है। यह देखिए 25/12/2020 को पूछा गया है। इससे पहले 4 प्रश्न किए, सभी के सभी प्रश्न पूछे गए थे। आप ट्रेंड समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन डाल रहा है। कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, समय काफ़ी अधिक समय रहता है, ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में स्टूडेंट को नहीं रहना चाहिए। कितना ट्रिक याद करेंगे आप? सबसे अच्छा तरीका है आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यानी कि जो क्रय मूल्य आया है और जो अंकित मूल्य है उसका अनुपात। क्रय मूल्य कितना आया? 72 और अंकित मूल्य कितना है? 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 से दोनों डिविजिबल है, ये 18 और ये 25, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ट्रेंड का क्वेश्चन है ये, इस बार के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देख लीजिए 50,000 रुपये का 12% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता है तो होगा। देखिए जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज को बनाते हैं, इसमें कुछ बात याद रखनी चाहिए। प्रथम बात क्या है? 1 वर्ष के केस में CI और SI इक्वल होता है यदि किसी भी प्रकार से उसके जो टर्म हैं पैसे अदा करने के, उसमें छमाही, अर्धवार्षिक या तिमाही, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न किया जाता हो। यदि वार्षिक ब्याज रेट है तो 1 वर्ष के केस में CI और SI इक्वल होता है। इस बात को माइंड में रखेंगे। देखिए एक ट्रिक होता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज का हम वीडियो लाएंगे स्पेशल में CI के लिए, तो उसमें बताया जाएगा कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन याद रखिए कि 2 वर्ष के केस में 2 और यह 1 ये बेस है। 3 वर्ष के केस में 3, 3, 1 एक यह बेस है। अभी बतलाते हैं, क्वेश्चन पे जब आ रहे हैं तो मालूम हो जाएगा कि यह कैसे हो रहा है, इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यह तो P हो गया 50,000 रुपये, रेट 12% है, लेकिन 12% क्या उसी रेट को हम लेकर आगे बढ़ेंगे प्रश्न में। वार्षिक है तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन अर्धवार्षिक जब चुकाया जाएगा तो यह रेट 12% का 12% देगा? नहीं रहेगा। देखिए पहले बात है कि 12% रेट लग रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक हो जाए। जब ब्याज अर्धवार्षिक हो जाए तो कंपेयर हो रहा है, 1 वर्ष में कितने महीने? 12। क्या कहा जा रहा है? अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना। यह 6 महीना ऊपर में लिख दिया गया है, 6/12 गुना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 12%। आप देख लीजिए 12 कट रहा है और ये कितना हो गया? 6। मतलब कि ये नया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, 6%।
आप याद रखेंगे जब अर्धवार्षिक का केस हो, अर्धवार्षिक केस में आप ईयरली में रेट को आप 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी केस में, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, रेट को जिस संख्या से भाग दिया जाता है, समय को उस संख्या से गुणा किया जाता है। अब यहाँ है, एक सेकंड आप गौर करेंगे, देखिए यहाँ आपके देख रहे हैं अर्धवार्षिक, ठीक है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ? अर्धवार्षिक का मतलब हो गया कि आधा, हम लोग बोलता में कहते हैं आधा। अब समझिए, यहाँ पर तिमाही हो तो क्या 3 होगा? नहीं। तो कहने का मतलब है कि अर्धवार्षिक, एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं? तो 2। एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? 4। अभी का ट्रेंड क्या चला हुआ है कि वो 8 माही पूछ देता है। तो यहाँ पर हमने जो 6 रखा था, यहाँ क्या हो जाएगा? 8/12 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो आपका नया रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न में कह दिया कि 8 माही, तो 8/12, और मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, तो ये आप इसको डिवाइड कर दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 10%। समझ गए? तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ट्रेंड इस पे फॉलो कर रहा है। कितना जानते हैं, आपके पास कितना अधिक जानकारी है वो मायने नहीं रखता है। प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको सॉल्व कर दीजिए, बस वो मायने रखता है। समझ गए? अब आते हैं प्रश्न पे। हमने बतलाया कि जब यहाँ पर, यहाँ देखिए, जब रेट को डिवाइड किए 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई किए 2 से, तो कहने का मतलब हो गया कि हमारा टाइम कितना हो गया? एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक? 2। समय हो गया 2 वर्ष। कंपेयर कर रहे हैं, वास्तविक में है नहीं, लेकिन इस प्रकार समझिए, एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक? तो 2। टाइम का वैल्यू हो गया 2। नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 12 में, इस 12 में हमने 2 से डिवाइड करना है, ये कितना हो जाएगा? 6%। हमारा सूत्र कहता है कि 2 1, 2 वर्ष के केस में 2 1 चलेगा। यहाँ देखिए, जो वैल्यू है प्रिंसिपल, इसको हमने रेट से गुना करना है और 100 से डिवाइड करना है। क्योंकि अभी जस्ट पढ़े थे कि SI क्या होता है? RT%। ठीक उस प्रकार से यहाँ फॉलो क्या करना है कि यहाँ जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? मूलधन को हम R% से गुणा करेंगे। तो 50,000 लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ 50,000, इसमें हमने 100 से डिवाइड किया तो 2 0 कैंसिल हो गया, 500 बचा। 500 को 6 से गुणा किए कितना हो गया? 3,000। अब फिर इस 3,000 को हमने रेट से गुना करना है 6% से। देखिए जैसे कि 3,000 है, इसको हमने 6% से गुना करना है, तो 6% का मतलब ये 2 0 कैंसिल होगा। 30 × 6 कितना हो गया? 180। हमने बतलाया स्टार्टिंग में कि जब कभी भी वार्षिक टर्म में होगा तो SI हमेशा इक्वल होगा CI के। 1 वर्ष के केस में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में जिस फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, इस फार्मूला में क्या खासियत है, ये आपका क्या हो गया? सिर्फ 2 × 3,000, ये हो गया आपका SI। अगर केवल SI पूछता तो 6,000 होता। ये क्या है? डिफरेंस, अंतर। क्या पूछा जा रहा है? अंतर। अंतर क्या हो गया? 180। देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका डिफरेंस हो गया। अगर पूछा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज CI क्या होगा, तो CI में क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो CI क्या होगा? 6,180। देखिए एक ही सूत्र से आपको 3 प्रश्न का जवाब मिल रहा है।
बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, प्रश्न में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होगा। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर कहीं कमी नजर आए तो उसमें सुधार किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ आप जरूर कर सकते हैं कि सर थोड़ा फास्ट बतलाइए। हाँ भाई फास्ट बतलाइए। आप वीडियो को भी तेज करके देख सकते हैं, यूट्यूब में तो ये सुविधा है, लेकिन यहाँ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन जो कहिएगा कि 7-8 लाइन में रहेगा, 6 लाइन में रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ये जान लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप 60 वर्ड के अंदर रहते हैं। 60 वर्ड के अंदर मैक्सिमम प्रश्न में 60 वर्ड हो गया, मैक्सिमम है। अब मान लीजिए यह प्रश्न है, यदि 12 पेनों का क्रयमूल्य 8 पेनों के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप देख लीजिए यहाँ पर 20 वर्ड नहीं मिलेगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ टर्म छिपा रहता है। देखिए यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसको। आप पढ़े होंगे कि एक जान लिए जब सीपी कॉस्ट प्राइस, जब क्रयमूल्य जो है वो अधिक हो एसपी से, सेल्स प्राइस से, तो इस स्थिति में क्या होगा। ये पहला स्टेज है। और दूसरा स्टेज होता है कि जब सीपी से बड़ा हो एसपी। जो क्रयमूल्य है पहला केस में देखते हैं कि जब क्रयमूल्य ज़्यादा होता है एसपी से तो क्या होता है, यहाँ पर लॉस होता है। कहने का तात्पर्य कोई वस्तु 10 का है, हम 10 में परचेज किए, खरीदे और उसको हमने किसी को 8 रुपया में बेच दिया तो यहाँ क्या होगा, लॉस होगा। जब सीपी से बड़ा हो एसपी तो यहाँ क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वही बात कि 10 रुपया का वस्तु है, हमने उसको 12 में बेच दिया, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यह तो हो गया रुपया का बात। प्रश्न है कि यदि 12 पेनों का क्रयमूल्य 8 पेनों के विक्रयमूल्य के बराबर हो। अब इस टर्म को समझिए कि प्रश्न कह रहा है कि 12 पेन है ना, और उसका क्रयमूल्य जो है सीपी वो 8 पेन के विक्रयमूल्य के बराबर है। प्रश्न कह रहा है कि 12 पेन है, उसको हमने कितना में खरीदा। अब इस प्रश्न में कोई बात नहीं कही गई है हमने कितना में खरीदा, लेकिन हमने जितना में भी खरीदा उसका मूल्य हमको जब 8 पेन को बेचते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है। आप यह भी सूत्र पढ़े होंगे, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्रयमूल्य। यहाँ पर देखिए कि 12 पेन को हमने खरीदा और हमने उसको बेचा, उसमें से हमने जब 8 पेन को बेचा तो हमने जितने में 12 पेन खरीदा था उतने रुपए प्राप्त हो जाते हैं। हमारे पास कितने पेन बच गए शेष, 4 पेन, वही हमारा लाभ होगा। जो शेष बच गया वही लाभ है। यहाँ देखिए लाभ 4, 12 माइनस 8, 4 गुना 100 बटे क्रयमूल्य। अब बात यहाँ फंसता है, विद्यार्थी यहाँ पर 12 लिख देते हैं और गलती हो जाता है, यहाँ 8 लिखेंगे सही होगा। अभी आप कहेंगे कि अभी तो बात हो रही थी कि क्रयमूल्य नीचे होगा, तो क्रयमूल्य, यह प्रश्न को पढ़ी भाषा में, क्रयमूल्य 8 पेनों के विक्रयमूल्य के बराबर है, यही आपका क्रयमूल्य हो गया। अब समझिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 50%। भाषा पकड़ी, क्रयमूल्य 8 पेनों के विक्रयमूल्य के बराबर है। यहाँ भी मिसटाइपिंग किया हुआ, कोई बात नहीं। तो क्रयमूल्य 8 पेनों के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो जब वस्तु से संबंधित बात हो लाभ हानि में,
तो यहाँ पर जहाँ आप CP लिख रहे हैं, आप उसे सीधा यहाँ पर मान लीजिएगा कि SP का बात हो रहा है। हम कितना बेचने पर हमको प्राप्त हो रहा है, वास्तविक में ये CP है, लेकिन उस आप प्रश्न को जल्दबाजी अपने मान लीजिए सॉल्व करने के दृष्टिकोण से प्रश्न के भाषा में हम न फंसे, इसलिए सीधा देख लिया कि कितना वस्तु को हम बेच रहे हैं, जितना वस्तु बेच रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ CP का मतलब क्या हो गया? CP का मतलब यहाँ क्या हो गया? वस्तु के संबंधित में, जब वस्तु का केस हो तो वस्तु के संबंधित में बेची गई वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या। समझ गए? अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा कहीं समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए, यह प्रश्न है अनुपात समानुपात से। सभी प्रश्न जो है वो पूछे गए प्रश्न हैं। 2020 के प्रश्न हैं, कुछ 2018 के हैं, कुछ 2011 के प्रश्न डाले गए हैं। सभी जगह से प्रश्न को कवर किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। कहा जाए दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका मध्य अनुपाती 24 और तृतीय अनुपाती 1536 है। देखिए, अनुपात समानुपात का भी वीडियो लाया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक का वीडियो आएगा, समय है, उस पर काम चल रहा है। आप लोग बस उसके लिए एक काम करेंगे, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सपोर्ट मिलेगा। हम लोग के अंदर एक एनर्जेटिक होने का यही तरीका है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, यह जो है इसको कहते हैं रेशियो, मतलब इजटू कहा जाता है, अनुपात। और इस प्रकार से 4 बिंदी होती है तो इसको कहते हैं समानुपात, प्रोपोर्शनल। यह क्या है? समानुपात। प्रश्न कहता है कि मध्यानुपाती। आखिर मध्यानुपाती क्या होता है? यहाँ देखिए, जैसे कि हमने लिखा है कि A:B प्रोपोर्शनल C:D। यह हो गया प्रथम अनुपात, यह हो गया द्वितीय अनुपात, मान लीजिए तृतीय अनुपात, ये चतुर्थ अनुपात। आप इसको लिखिएगा तो A/B = C/D। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? A/D = B/C। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट की बात। कुछ इसके फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको प्रथम अनुपात पूछा जाए, प्रश्न डाल दे प्रथम अनुपात से, आप लिख सकते हैं प्रथम अनुपात के बारे में पूछा जाए तो वहाँ आप लिखेंगे A² B। इसका टर्म जो होता है उसको लिखने का X:A प्रोपोर्शनल A:B। मतलब हमने प्रथम को पता करना है, हमें प्रथम पता करना है। यह प्रथम अनुपात है, इसलिए यहाँ X रखा गया। इसके बाद यहाँ कॉमन रखा गया अगला। तो ये हो गया प्रथम अनुपात के लिए। यहाँ से आप देख लीजिए A/A² तो X का वैल्यू हो गया, निकल जाएगा प्रथम अनुपात। मध्य अनुपात जो होता है उसके केस में क्या होता है? सेकेंड केस है ये, सेकेंड में मध्य अनुपात। तो यहाँ जो प्रश्न में आया है उस पर हम बात करेंगे अभी। इसका होता है √AB। मध्य अनुपात का मतलब हो गया √AB। जो यह है इसको X मानेंगे, इस दोनों को, तो यहाँ A हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि A:X प्रोपोर्शनल X:B। तो X:X X² बराबर A:B AB। स्क्वायर साइड आएगा तो रूट हो गया। तो यह हो गया आपको √AB, मध्य अनुपात। प्रश्न कहता है कि मध्य अनुपात का वैल्यू 24 है। आप तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 24 है, अगर स्क्वायर कर देगा इसका तो कितना होगा? 576। लेकिन अभी हमको 576 करना नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर आगे हमको वो संख्या ज्ञात करना है, तो जितना छोटा फॉर्म रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। यह है 1536 तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का फॉर्म क्या हो जाता है? A is to B proportional B is to X। तो आप यहाँ देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये b इंटू बी बी स्क्वायर बाय ए, तृतीय अनुपात की वैल्यू होंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका 1536। सर्वप्रथम इससे देखिए हम a इंटू बी में जो ये आया है 576 मान लीजिए, यहाँ लिख दिए। अगर मान लीजिए हम a का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये क्या हो गया 576 अपॉन बी। अगर हम यहाँ पर b रखेंगे तो यहाँ a आएगा नीचे। इस बात को समझ गए। इसको साफ कर देते हैं। यह प्रश्न को देखते हैं आगे कि यह मध्य अनुपात दिया हुआ है, तृतीय अनुपात दिया हुआ है। इस दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। एक जगह है यह बी स्क्वायर अपॉन ए, ये 1536 का रहा है। हम चलिए अगर बी स्क्वायर को यहाँ रखे और 1536 और एक अगर यहाँ पे आएगा तो गुना होगा, तो 1536 गुना ए, एक स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ देखिए, एक मिनट देख लीजिए आप यहाँ पर। अभी हम वीडियो के रूप में नहीं हैं, इसलिए हमको पेन चेंज भी करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा जहाँ तक मेरा प्रयास है। चलिए अब देखते हैं इसको। तो ये 1536 गुना ए, एक स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 576 बाय बी, बी इंटू बी यहाँ पे होगा, बी क्यू हो जाएगा। तो ये 1536 गुना 576 हो जाएगा। देखिए इसको तो हमने 24 गुना 24 में कर दिया। फिर यहाँ पर क्यूब है तो इसको और तोड़ना पड़ेगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, b का वैल्यू आएगा 96। b बराबर क्या आएगा 96। देखिए b बराबर क्या आएगा, जब बी क्यू, यहाँ देख लीजिए, जब बी क्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट उसको लिखते हैं 1536 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, मान लीजिए यह हो गया आपको, इसको भी हम 24 के ही फॉर्म में अगर मान लीजिए लिख दें एक सेकेंड के लिए, तो ये तो हो गया 576 का यहाँ तक। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये होगा 24 इंटू 24, 1 मिनट, ये हो जाएगा 24 इंटू 64। अब जब यह क्यूब हटेगा, यहाँ से यह क्यूब हटेगा, मान लीजिए क्यूब यहाँ से हट गया, एक सेकेंड, मान लीजिए क्यूब जैसे यहाँ से इस साइड आएगा तो यह इस प्रकार से क्यूब रूट होगा। तो इस प्रकार से 24 इंटू 64 का हो जाएगा 4। तो बी का मान क्या होगा 96 और ए का वैल्यू निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा 6। क्या कि अभी यहाँ पर ए बी बराबर जो था, इसमें जब बी को यहाँ रखेंगे तो ए क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो अब आप आइए प्रश्न पे और देखिए कि ए का वैल्यू 6 कहाँ पे है। ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 96। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ समय लगा प्रश्न में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना
जरूरी है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है। दूसरी संख्या पहली से कितनी प्रतिशत छोटी है। यहाँ पर कितने संख्या की बात हो रही है, 3 संख्याओं की, ए, बी और सी। तो ए के बारे में क्या कहा जा रहा है, देखिए दो संख्याएं जो तीसरी संख्या से, तो तीसरी को हमने बेस माना, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है। तो ये 20% छोटा होगा तो ये तो 80 हो जाएगा, यह 28% छोटा होगा तो 72 होगा। यानी 100 का 20% कम करेंगे तो 100 में से 20 घटेगा, 80 होगा। 28% कम कर रहे हैं, 100 में से 28 गया, 72 हुआ। अब प्रश्न पूछता है कि दूसरी संख्या पहली से कितनी प्रतिशत छोटी है। तो इस दोनों का कंपेयर करना है कि दूसरी संख्या ये 72 जो है ना, यह 80 से कितना छोटा है, तो 8 कम है। 8 कम है किसके तुलना में, 80 के तुलना में। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई किए, 0 0 कैंसिल, ये 8 से 8 गया, कितना बच गया, आया 10%। ऑप्शन देखिए 10% कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए 10%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यह आज का आखिरी प्रश्न है। 3 मिश्रण जिनमें दूध और पानी का अनुपात 5:1। यह देखिए मिश्रण से है प्रश्न, इसको मिश्रण कहिए, अनुपात में देखिए हर दृष्टिकोण से जो कह सकते हैं। यह इसको हम दो तरीका से सॉल्व करते हैं। एक तो पहले बेसिक तरीका से, फिर उसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। प्रथम बात है कि दूध, और दूसरी बात क्या है, पानी। दो सामग्री है, ये ए बर्तन है, ये बी है, ये सी है। ए में क्या है 5:1, बी में क्या है 2:1, सी में क्या है 3:1। देखिए यहाँ पर कुल आयतन, ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, बर्तन ए में 6, बी में कितना है 3 और सी में कितना है 4। ये आपका डाटा हो गया टोटल में। अब प्रश्न कहता है कि इसे 1:2:3 में मिलाया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात अंतिम मिश्रण पूछ रहा है। तो पहले हम इसको जब मिलाएंगे तो पहले हमको एक चीज़ को बेस रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यह जो वॉल्यूम है सबके डिफरेंस है, इसका 6 है लीटर, मान लीजिए यह 3 लीटर है, यह 4 लीटर। तो इसको हम पहले इक्वल करते हैं, पहले वॉल्यूम को इक्वल कीजिए। वॉल्यूम को इक्वल करने के लिए हम कैल्शियम लेते हैं। 6, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 आएगा। समझ गए, एलसीएम कितना आ गया 12। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ को पकड़ेंगे, दूध को, जैसे ले रहे हैं यहाँ पर पहले, तो 5 लीटर दूध है किसमें 6 में, ठीक है। इसमें देखिए 2 लीटर दूध है किसमें 3 में, यहाँ देखिए 3 लीटर दूध है किसमें 4 में। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। यह देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 6 2 12 और ये हो गया। देखिए आपको हम कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर समझने के दृष्टिकोण से। देखिए 6 से 6 2 12, तो 5 2 10, 3 4 12, 2 4 8, 4 3 12, तो 3 3 9। अब देखिए ये 3 डाटा है आपके पास, 10, 8 और 9। ठीक इसी प्रकार से जब पानी को देखेंगे आप, मान लीजिए यह पानी है, यहाँ देखिए कलर शो होगा, कलर ये शो नहीं हो रहा है, चलिए ये येलो ही ठीक है। तो पानी में देखिए पानी 1 लीटर है कितना में
पानी यह 1 लीटर है, कितने में पानी है 1 लीटर? 6 में। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दूध में तो पानी 1 लीटर 6 में टोटल, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। यहाँ पानी यह भी 1 लीटर है, यहाँ पानी 1 लीटर कितने में, टोटल वैल्यू कितना है, वॉल्यूम 3। यहाँ पानी कितना है 1, कितने में, 4 में, हर जगह 12 से मल्टीप्लाई। ये देखिए बेसिस रूल है, आपको बेसिक भी जानकारी रखना है। कभी कभी मान लीजिए दशमलव में वैल्यू कुछ इस टाइप से दे देगा जहाँ पे परेशानी होगा, तो एक बेसिक मेथड वो मेथड है जहाँ आप प्रश्न के उत्तर पर पहुँच सकते हैं। तो ये था 10, 8 और 9, ये आ गया 2, 4 और 3। अब आप देखिए 10, 8 और 9 ग्रुप में है। फिर अब प्रश्न पे आना है, यहाँ पर कीजिए इसका 1, 2, 3 मिला रहे हैं, इसको 1, 2, 3, इसको मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई 16, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो अब इसको नीचे कर लेंगे, देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10, 16 और 27, 10, 16, 27। आप इसको ऐड कर दीजिए 37, 27, 10, 37, 10, 47, 6, 53, 53। इसको आप भी मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 और 3। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि इसको हम मिलाते हैं किस रेशियो में, 1:2:3 के रेशियो में मिलाते हैं। तो जिस रेशियो में मिलाया जाएगा उससे अंतिम समय जब वॉल्यूम को हम इक्वल करेंगे, फिर वॉल्यूम का जो एलसीएम आएगा उसमें हम जो उसका मान लीजिए कोई मिश्रण है, इसमें दूध की मात्रा जो है उसको हम परफेक्ट रूप से ज्ञात करेंगे, वाटर का जो वॉल्यूम जो परफेक्ट वाटर है उसको ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम उसको जो रेशियो मिलाने के लिए कहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए तो 2 और 1 है, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए इसको, 2, 4 और 3, इसको 1:2:3 में मिलाया जा रहा है। तो 2, 8 और 9, 2, 8 और 9, 10, 9, 19। आप देखिए आपके पास 53 और 19 आया, क्या आया है 53, देख सकते हैं ये 53 और यह 19। अब देखिए कि कहाँ पर 53 और 19 ऑप्शन में है। यह देखिए दूध 53 था, 19 पानी था, है ना। यह आपका आंसर हो गया 53:19। तो यह है आपका बेसिक नियम से। अब आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि अगर इतना समय दे दिए हैं तो ट्रिक भी देख ही लिया जाए। चलिए कोई बात नहीं, ट्रिक भी देखते हैं। तो पहले पेन चेंज कर लिया जाए, चलिए व्हाइट सही रहेगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न में 1:2:3 में कहा जा रहा है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम तो ये देख रहे हैं कि 6 है ना, ये यहाँ पर 3 है और ये 4 है। ये समय काफ़ी हो रहा है, तो इस प्रश्न को हम अगले में लेंगे, अगले वीडियो में, और आपको ट्रिक वहाँ बतलाया जाएगा। आज के लिए एक प्रश्न हम दे रहे हैं आपके लिए कि आपको कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करना है और उसका जवाब देना है। चलिए आपके लिए प्रश्न है, इसको ज़रूर आप कमेंट में जवाब दें ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छे अच्छे प्रश्न हम फिर से कमेंट के लिए आपके लिए लास्ट में देंगे। यह प्रश्न है आपको रीजनिंग से। यहाँ है 30, यहाँ रखा हुआ वैल्यू 128, यहाँ वैल्यू रखा हुआ है 346 और यहाँ क्या होगा यह ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है।
आपके सामने ऑप्शन भी है, हम दे ही देते हैं। ऑप्शन है ए में 864, बी में ऑप्शन है 646, सी में ऑप्शन है 746 और डी में ऑप्शन है 732। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। कमेंट प्लीज, आपको जवाब देना है आंसर। और आज ये इतना ही हम प्रश्न लाए थे, 10 प्रश्न। आज पहला दिन था और आपसे यही कहना चाहेंगे कि यह प्रैक्टिस सेट 1 है। अभी हम 10 प्रश्न का ही चीज़ लेकर आ रहे हैं, 2-3 क्लास 10 प्रश्न का, फिर उसके बाद 15 या 20 किया जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लेकिन प्रश्न जो भी आएंगे वो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आपके दृष्टिकोण से। तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस विषय में समय कुछ ज़रूर आपका ज़्यादा लिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए एक चीज़ हम दे रहे हैं, आप कमेंट करें, सब्सक्राइब कर ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए, क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को थैंक्स। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मैं लव चौधरी आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलेंगे ज़रूर अगले क्लास में अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल ज़रूर रखें।